नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के कक्षा में, जैसा कि इसके पहले वाली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि हिंदी की विकास यात्रा क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश हमने डाला था। आप देखेंगे हमने इसके पहले की कक्षा में पढ़ा था कि ये हिंदी की उपभाषाएं हैं और इनसे जिन भारतीय बोलियों का विकास हुआ था वो बोलियां इस प्रकार से हैं। जैसे कि ये पश्चिमी हिंदी, ये एक उपभाषा है जो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव और विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के तहत जो भारतीय क्षेत्र में हिंदी पट्टी में जो बोलियां बोली जाती हैं, खड़ी बोली, इसको कौरवी भी कहते हैं, ब्रज जो ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वी हिंदी से जो बोलियां विकसित हुई, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसी प्रकार हम राजस्थानी से देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी मतलब ढूंढानी या जयपुरी, और उत्तरी राजस्थानी से मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी से मालवी, ये बोलियां विकसित हुई हैं। पहाड़ी जो उपभाषा है तो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी से जो विकसित बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये पूरे अगर परिदृश्य को देखें तो इसमें देखिए हिंदी का जो पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कितनी सारी बोलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र में जो बोलियां हिंदी क्षेत्र में, हिंदी पट्टी में जो बोलियां बोली जाती हैं, वे 17 बोलियों का पूरा समूह है जिसको हम हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो तर्क देते हैं कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां जो बोली जाती हैं, वही बोलियां ही सिर्फ हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो राजस्थानी के तहत जो बोलियां आती हैं, पहाड़ी के तहत जो बोलियां आती हैं और बिहारी के तहत जो बोलियां आती हैं, इनको हिंदी के अंतर्गत कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। अगर हम पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों को लें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8, इन 8 बोलियों के समूह को हिंदी का साहित्य या हिंदी का क्षेत्र या हिंदी की बोलियां के अंतर्गत समाहित किया जाता है। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो असल में अगर हम देखें तो हिंदी शब्द जो आया है वो भारतीय भाषाओं का शब्द न होते हुए जो मध्य एशिया से भारतीय क्षेत्र में जो आक्रमणकारी भारतीय क्षेत्र में आए, तो वो सिंधु नदी के, चूंकि पूरा क्षेत्र सिंधु नदी से लगा हुआ क्षेत्र था, तो सिंधु नदी से लगा हुए क्षेत्र को वो सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, इसलिए उसको हिंदू नदी, हिंदू क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र बोलते थे। इसलिए हिंदी जो क्षेत्र जो आया, हिंदी जो शब्द आया है वो सिंधु से का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ स्वरूप है, क्योंकि वो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए वो सा को हा में हा का उच्चारण देते थे। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस प्रकार से ये शब्द आता है। अब हम आते हैं कि हिंदी का समय, तो जैसा कि इसके पहले की वीडियो में बताया था कि हिंदी का जो समय प्रारंभ होता है 1000 ईस्वी सन से प्रारंभ इसका माना जाता है।
और 1000 ईस्वी के लगभग है। एक्यूरेट नहीं होता है भाषा के मामले में, कोई भी निश्चित तिथि या निश्चित समय नहीं होता है, लगभग ही उसमें लिया जाता है। तो लगभग 1000 ईस्वी सन से हिंदी का प्रारंभ माना जाता है। उसका एक्यूरेट विभाजन जो विद्वानों ने किया है अपन आगे पढ़ेंगे उसमें। तो 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक जो हिंदी की विकास यात्रा है उसको, उसके अध्ययन के लिए समय का विभाजन किया है। उसमें हिंदी के समय को बांटा गया है, कई कालों में, कई समय के खंडों में उसको बांटा गया है। क्यों? क्योंकि एक साथ पूरे का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की मानवीय क्षमताओं का विकास क्योंकि उसके अंदर होता नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े कालखंड को के अध्ययन के लिए उसको छोटे छोटे समय अंतरालों में, कालों में विभाजित किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम थोड़ा, जैसा कि हिंदी के संपूर्ण साहित्य को छोटे छोटे कालखंडों में विभाजन करके उनका हम अध्ययन करते हैं और प्रत्येक कालखंड का एक नामकरण भी किया जाता है। तो नामकरण करने के कुछ आधार होते हैं, उन आधारों पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। जैसे एक आधार तो ये रहता है कि कालक्रम के अनुसार हम उसको नामकरण करें। जैसे आदिकाल है मतलब प्रारंभिक काल, मध्यकाल है, ठीक है ना, आधुनिक काल है। तो ये समय के सापेक्ष चूंकि इनके नाम रहते हैं, इसलिए इसको कालक्रम के अनुसार नामकरण बोला जाता है। नंबर 2, किसी महापुरुष के नाम से, जैसे गांधी युग, विवेकानंद युग, ठीक है ना, कि किसी या कोई किसी क्षेत्र में कोई महापुरुष हुआ है उसके नाम से उस समय को अपन नामकरण उसका करते हैं। तीसरा है किसी शासक या उसके शासनकाल के आधार पर नामकरण किया जाए। जैसे एलिजाबेथ युग, ठीक है ना, या गांधी, कह सकते हैं नेहरू युग है। तो इस प्रकार से शासक और उसके शासनकाल के आधार पर भी नामकरण किया जाता है, ठीक है। और भी कई आधार हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जो होते हैं उनके आधार पर भी नामकरण किया जाता है। जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक के आधार पर भी नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। कई आधार होते हैं जिनके आधार पे हम नामकरण करते हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य को भी कई कालों में, समय के खंडों में विभाजित किया है और उनका अलग अलग नामकरण किया है। अभी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है, अमूमन उसको सब कालक्रम के अनुसार 3 खंडों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मानक काल विभाजन किया है वो इस प्रकार किया है। आदिकाल, इसको उन्होंने वीरगाथा काल भी बोला है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन पर डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ काल का विभाजन कालक्रम के अनुसार किया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी बोला है
मध्यकाल को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, भक्ति काल और रीति काल। और आखिरी जो है, अंतिम है आधुनिक काल, जो रीति काल से लेकर आज वर्तमान तक आधुनिक काल चल रहा है। इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।